Hello student, how are you? Today we will discuss last topic of nationalism in Europe, and last topic is the Balkans. Balkans is a peninsula and which is located in Europe. Therefore, we first look at the map of Europe. और इसमें हम देखते हैं बाल्कन का इलाका कहाँ से। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये पार्ट जो है, ये इलाका क्या कहलाएगा? बाल्कन। बाल्कन्स कई इसमें कंट्री आएंगे। अब इस साइड आप देख रहे होंगे तुर्की जो है, ये क्या था? ये ओटोमन एम्पायर था। ओटोमन एम्पायर। और इस साइड आप आएंगे तो ऑस्ट्रिया देख रहे हैं, इसका भी एक बड़ा सा एरिया था, कवर करता था। और ये था क्या था? ऑस्ट्रियन एम्पायर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये बाल्कन का जो एरिया है ये पूरी तरह कवर हो रहा है दो बड़े एम्पायर के बीच में। एक ओटोमन एम्पायर जो तुर्की में था, और पूरे यूरोप के मेडिटेरियन सी के आसपास का इलाका था, उन्होंने पूरा कवर किया। और दूसरा ऑस्ट्रियन एम्पायर। और इन दोनों के बीच में होने के कारण कई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, जिसे हम लोग आगे देखेंगे। ओके, और अब पॉलिटिकल मैप के बाद हम लोग जोग्राफिकल मैप को देखते हैं इसके। ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? ये पूरा एरिया आपका कहलाता है बाल्कन्स पेनिनसुला। ठीक है, अब इस ज्योग्राफिकल मैप में आसपास देखते हैं तो आपको इस साइड ये पार्ट दिख रहा है, ये आपका एड्रियाटिक सी है। ये कौन सा है? आयोनियन सी। और ये क्या है? एगियन सी। और ये कौन सा है? ब्लैक सी। तो हम देख रहे हैं इतने सी के बीच में ये आपका बाल्कन पेनिनसुला है। पेनिनसुला आप समझ ही रहे हैं, ये उबड़ा हुआ रूप जो दिख रहा है आपका। तो इस तरह ये कई सब सी के बगल में है, और ये बाल्कन पेनिनसुला है। और इसी में हम लोग कई कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ये आपका पूरा पॉलिटिकल मैप है बाल्कन का। ठीक है, ये आप देख रहे हैं जो भी अब ज्योग्राफिकल मैप में आपको दिखाएं। इस साइड तुर्की है। तुर्की एक ऐसा कंट्री है जो एशिया में भी है, यूरोप में भी है, तो कुछ पार्ट इसका बाल्कन में भी आ जाता है। और ये आपका ओटोमन एम्पायर था जिस पर डिस्कस किए। ये आपका दिख रहा है ऑस्ट्रिया, और ये ऑस्ट्रिया एम्पायर था। उसके बगल में ये सारी कंट्री जो दिख रहा है ये बाल्कन्स है। इसमें कई कई कंट्री है, क्रोशिया है, स्लोवेनिया है, बोस्ना हर्जेगोविना है, सर्बिया, उसके कोसोवो है, मैकडोनिया है। मैकडोनिया आप लोगों को पता होगा, यहीं से आपका ग्रेट सिकंदर यही आया था, यहीं से, मैकडोनिया से। ठीक है, और ग्रीस ग्रीस का हम लोग पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये पार्ट है बाल्कन्स का, और इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, खासकर नेशनलिज्म जो स्टार्ट हुआ, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। Balkans. The Balkans was, first topic, first point, the Balkan was a region of geographical and ethnic variation. इथनिक के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे। इथनिक क्या है? एक कॉमन रेशियल या ट्राइबल या कल्चरल ऑरिजन, है ना, ऐसा कोई ग्रुप हो तो उसे हम लोग इथनिक कहेंगे। तो बाल्कन्स का जो इलाका है उसमें जोग्राफिकल इथनिक वेरिएशन देखने को मिल रहा है। मॉडर्न डे अगर हम आज के डेट की बात करें तो उसमें कौन कौन कंट्री है? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे, कई मैप में भी दिखाया जा चुका है। whose inhabitants were broadly known as the Slav। इसको स्लेव मत पढ़ लीजिएगा, स्लाव से है ना, हिंदी में इसको इस तरह स्लाव। तो ये इलाका है, ये जो बाल्कन्स एरिया है, वहाँ के लोगों को क्या कहलाते थे? स्लाव।
ओके। A large part of the Balkans was under the control of the Ottoman Empire। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका था। ये कहाँ पे था? तुर्की में। और वहाँ पे बाल्कन्स का जो मैक्सिमम एरिया था वो कवर कौन करता था? ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर के साथ ये एरिया बाल्कन्स ऑस्ट्रिया एम्पायर के अंडर भी था। तो इन दोनों के बीच में होने के कारण ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। साथ में यूरोप में भी चेंजिंग हो रहा था। एंड थर्ड, हम देखते हैं जर्मन एंड इटली यूनिफिकेशन 1871 के बाद इस एरिया में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होना शुरू हो गया। ओके। और ओटोमन एम्पायर अपने पावर को बनाने के लिए इस इलाका में हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में ओटोमन एम्पायर हैड साउट टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म्स बट विद वेरी लिटिल सक्सेस। इस मॉडर्नाइजेशन या कुछ चेंजिंग करने के बावजूद वहाँ के लोग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और हम देखते हैं वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलाइट ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। और जो यूरोप में चेंज हो रहा था इसके चलते ये लोग पूरी तरह अपने आप को इंडिपेंडेंस करना चाहते थे। द बाल्कन्स पीपल बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस या पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनलिटी। तो अब ये लोग जो इंडिपेंडेंस, जो पीपल्स बेस्ड देयर क्लेम्स, जो क्लेम करते थे वो इंडिपेंडेंस या पॉलिटिकल राइट्स का, वो किसके बेस पे? नेशनलिटी के बेस पे। नेशनलिटी के बेस पे वो लोग क्या चाहते थे? इंडिपेंडेंस एंड पॉलिटिकल राइट। उसके साथ देखते हैं यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट, ये अपनी हिस्ट्री को प्रूव करना चाहते थे। हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन सबजुगेटेड बाय फॉरेन पावर। ये हिस्ट्री के द्वारा लोगों को बताना चाहते थे कि बाल्कन का इलाका पहले एक था, लेकिन फॉरेन पावर के कारण, बाहर की शक्तियों के कारण ये अलग अलग पार्ट में बट गया और फिर ये कई कंट्री के अंडर में चला गया। Okay, hence the rebellions nationalites in the Balkans thought of their struggle to attempt and win back their long lost independence। तो इसलिए जो वहाँ के रिवेलियंस जो थे वो चाहते थे कि जो हम लोग का जो इंडिपेंडेंस, लंबे समय से जो हम लोग का इंडिपेंडेंस खो गया है, उसे फिर से ये लोग स्ट्रगल के द्वारा प्राप्त करना चाहते थे। ओके। As the different Slavic nationalities struggle to define their identity and independence। जैसे जैसे जो अलग अलग स्लाविक नेशनलाइट जो लोग थे अपने तरीके से अपनी आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस को डिफाइन करने लगे, तो बाल्कन्स एरिया बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। हम क्या देखते हैं कि ये एरिया एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट का एरिया पूरी तरह से बन गया, मतलब बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। The Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of the others। क्या कह रहा है? हर एक राज अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रख रहा था। एक दूसरे से ये लोग जल रहे थे और अधिक इलाका ये लोग कैप्चर करना चाह रहे थे। Matters were further complicated because the Balkan also became the sin of big power rivalry। अब इस ये प्रॉब्लम और तब ज़्यादा जटिल हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जब बाहरी पावर भी इसमें इन्वॉल्व होना शुरू किए। ओके। इसमें ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमॉन्ग यूरोपियंस पावर। इन लोग के बीच पूरी तरह टकराहट था, प्रतिस्पर्धा था। यूरोपियंस पावर कहने का मतलब फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये वो लोग हैं यूरोपियन पावर है। ऑस्ट्रिया हो गया। ओवर ट्रेड, और इन लोग के बीच प्रतिस्पर्धा किसके बीच थी? ट्रेड को लेके, कॉलोनीज को लेके, एंड नेवल एंड मिलिट्री माइट, अपनी समुद्री या मिलिट्री शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो इन लोग के बीच ये प्रतिस्पर्धा बढ़ गया। ईच पावर, प्रत्येक पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी वाज कीन ऑन कंट्रिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर ओवर द बाल्कन एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया। तो ये शक्तियाँ जो है एक दूसरे की शक्तियाँ को कम करके बाल्कन्स के इलाका में अपनी शक्ति या अपना कंट्रोल बढ़ाना चाह रही थी। दिस लीड टू ए सीरीज ऑफ वार्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वार। और इसके चलते हम देखते हैं लीड सीरीज ऑफ वार, कई वार इस इलाका में होता है और अंत में ये वार जो है
किस में कन्वर्ट हो जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो बाल्कन के एरिया पर कैप्चर करने के लिए जो यूरोपियन पावर ने इंटरफेयर किया, वही आगे चल के क्या रूप ले लेता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार का। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, नेशनलिज्म एलिग्ड विथ इम्पीरियलिज्म। तो नेशनलिज्म जुड़ गया इम्पीरियलिज्म के साथ, लीड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। और जब नेशनलिज्म इम्पीरियलिज्म के साथ जुड़ गया तो वो डिजास्टर लाया यूरोप में 1914 समय। आपको याद है ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत का समय है। आप समझ सकते हैं कि नेशनलिज्म जब इम्पीरियलिज्म में कन्वर्ट हो गया तो उसका एक बड़ा डिजास्टर था। ये समझना होगा, नेशनलिज्म का मतलब अगर हमारा ही देश महान है, सबसे महान है, सबसे महान है, अगर ये कहते रहेंगे तो ये आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो नेशनलिज्म का एक चरम रूप ही हम इम्पीरियलिज्म को देखने को मिलता है। इस वर्ल्ड में सबसे शक्तिशाली कोई देश होगा तो मेरा होगा, और इसलिए ये एक दौर चला जिसके चलते फर्स्ट वर्ल्ड वार हमें देखने को मिलता है। तो समझ जाइए नेशनलिज्म का ही चरम रूप इम्पीरियलिज्म में देखने को मिलता है, जो आगे चल के 1940 में वर्ल्ड वार का रीजन पड़ता है। इसलिए राष्ट्रवाद होना अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्रवाद के चलते हम दूसरे देश को इग्नोर करें ये भी सही नहीं है। बट मीनवाइल मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड which had been colonized by the European power in the 19th century began to oppose imperial domination. Okay? लेकिन इसके साथ एक चीज़ और अच्छा होता है क्या, कि जब मेनी कंट्रीज, वर्ल्ड के कई कंट्री जो है कॉलोनाइज्ड बनाया गया था यूरोपियन पावर्स के थ्रू, तो 19th सेंचुरी में वो क्या, उस कॉलोनीज पावर के डोमिनेशन के खिलाफ अपोज करना शुरू करते हैं। ठीक, द एंटी इंपीरियल मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वेयर नेशनलिस्ट। तो हम द एंटी इंपीरियल मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर, जहाँ भी नेशनलिस्ट आया वो एंटी इंपीरियल मूवमेंट शुरू किया अपने अपने पार्ट में। इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फ्रॉम इंडिपेंडेंट, ये सारा स्ट्रगल क्या था, इंडिपेंडेंट के लिए, नेशनल स्टेट बनाने के लिए। एंड वी आर इंस्पायर्ड बाय सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी, और सेंस डेवलप करने के लिए कलेक्टिव नेशनल यूनिटी, फॉरगेट इन कॉन्फ्रंटेशन विथ इंपीरियलिज्म। द एंटी इंपीरियल मूवमेंट के बारे में कह रहा है कि इस तरह हम लोग देखते हैं समाज विरोधी आंदोलन विकसित हुए। इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे, जो साम्राज्यवाद विरोधी की प्रक्रिया में, जो सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी में उभर कर सामने आई। ओके, European ideas of nationalism were replicated for people everywhere developed their own specific variety of nationalism. हम देखते हैं राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराया गया, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह के विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित कर लिए थे। तो हर एक कंट्री अपने तरीके से राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे थे। जैसे हमने यूरोप में देखा कि वहाँ पे मोनार्की, ये सब ने राष्ट्रवाद का सहारा लेंगे। इंडिया में हम जब नेशनलिज्म पढ़ेंगे तो देखेंगे वो अलग तरीके से राष्ट्रवाद का एक सहारा ले रहा है। तो हर कंट्री अपने अपने तरीके से राष्ट्रवाद का सहारा ले रहा है। बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशनल स्टेट कम टू बी एक्सेप्टेड एज ए नेचुरल एंड यूनिवर्सल। इनका क्या कह रहा है कि सोसाइटी, लेकिन इतना तो हो गया, आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, सोसाइटी जो है ऑर्गेनाइज्ड हुए एक नेशन स्टेट के रूप में, और इस नेशन स्टेट को क्या मान लिया गया, एक्सेप्टेड नेचुरल एंड यूनिवर्सल। तो इस तरह हम देखते हैं कि नेशनलिज्म की शुरुआत जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुई, वो धीरे धीरे पूरे यूरोप और पूरे यूरोप से पूरे वर्ल्ड में जाके फैली। इसके कुछ पॉजिटिव भी थे और उसका नेगेटिव भी था। नेगेटिव हम लोगों ने इम्पीरियलिज्म के रूप में देखा, जो आगे चल के फर्स्ट वर्ल्ड वार के रूप में चेंज हुआ। ओके, इस तरह ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। हम लोगों ने इस टॉपिक को पूरी तरह कवर किया। हर टॉपिक, इस चैप्टर के हर टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आपका काम है कि आप इस पूरे टॉपिक का एक शॉर्ट नोट्स बनाकर, है ना, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे या ईमेल करेंगे। ओके, बाय।